नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीड साइंस के टॉपिक वाइज प्रश्नों की सीरीज में केमिस्ट्री को आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। बायोलॉजी के प्रश्नों की पीडीएफ आपको मैं पहले ही अवेलेबल करवा चुका हूं और आज से अपन केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स की जो पीडीएफ है वो भी आपको अवेलेबल करवा दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टामोजो स्टोर का लिंक मिल जाएगा और हमारा जो एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड्रॉयड, उसमें भी जाकर के आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट उसका ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना नया टॉपिक केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में जो पहला अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण, परमाणु संरचना पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये पार्ट अपना फर्स्ट है। कोई बड़ा टॉपिक देखिए, केमिस्ट्री से कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है, बड़े आसानी से अपन इनको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी किताब पर आधारित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से एक असत्य कथन छांटना है आपको। एक, ठोस का घनत्व अधिक होता है। दो, द्रव का घनत्व ठोस से कम परंतु गैस से अधिक होता है। तीन, गैस का आयतन निश्चित होता है। और चार, इनमें से कोई नहीं। तो असत्य कथन पूछा है, तो देखिए इस इनमें से कोई नहीं जो है असत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें देखिए बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पे आपके जो वो रहेंगे। अपने को असत्य कथन बताना था। ठीक है, तो ये सारे के सारे सत्य कथन देखिए, ठोस का घनत्व अधिक होता है, द्रव का घनत्व जो ठोस से कम परंतु गैस से अधिक होता है, ये बात भी ठीक है, और गैस का आयतन जो निश्चित होता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन है। गैसों में विसरण का गुण अत्यधिक होता है। दो, ठोसों में संपीड़ितता का गुण नगण्य होता है। तीन, गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है। और चार, उपरोक्त सभी। अपने को सत्य कथन बताना है, सारे कथन बिल्कुल ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से समांगी मिश्रण कौन सा है। वायु, बादल, दूध और धुआं। तो देखिएगा, समांगी मिश्रण यहाँ पे कौन सा रहेगा। वायु जो है वो समांगी मिश्रण रहेगा, बाकी बादल, धुआं और जो दूध है वो आपके विषमांगी मिश्रण रहेंगे। याद रखिएगा, ये आपके विषमांगी मिश्रण हैं। ठीक है, आपको समांगी पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से यौगिक नहीं है। नमक, जल, गंधक और अमोनिया। तो देखिएगा साथियों, जो यौगिक नहीं है वो पूछा है, तो दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से बनता है आपका यौगिक, आपको पता होगा। ठीक है, तो तत्व आपको यौगिक नहीं है वो बताना है। तो देखिए, जो गंधक है, गंधक एक तत्व है साथियों। गंधक क्या है, तत्व है। बाकी सारे के सारे क्या है, जल, नमक, अमोनिया, ये सारे के सारे आपके यौगिक हैं। तो गंधक यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चुनाव कीजिए। एक, अत्यधिक दाब लगाकर द्रव को ठोस में बनाया जा सकता है। दो, अत्यधिक दाब लगाकर गैस को द्रव में बदला जा सकता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक व दो दोनों सही है, और एक तथा दो दोनों गलत है। तो देखिएगा साथियों कि अत्यधिक दाब डालकर गैस को अपन द्रव में बदल सकते हैं। जैसे आपका सीएनजी होता है, एलपीजी होता है, अपन जानते सिलेंडरों में आता है। तो ये तो जो है वो द्रवावस्था में होता है, हालांकि होती गैस है, लेकिन उसको अत्यधिक दाब जो बढ़ा करके, ताप कम करके जो उसको लिक्विड फॉर्म में डाल दिया जाता है गैस को। तो लेकिन द्रव को अपन दाब बढ़ा करके मतलब उसको ठोस में नहीं बदल सकते। उसका कारण ये है कि जो द्रव होता है उसकी संपीड्यता जो है, संपीड्यता जो होती है द्रव की, वो बहुत कम होती है। संपीड्यता बहुत कम होती है किसकी, द्रव की जो संपीड्यता वो बहुत कम होती है। इस वजह से उसको दाब लगा करके, अत्यधिक दाब डालकर भी ठोस अवस्था में सीधा नहीं बदला जा सकता, जबकि गैस को दाब डाल करके द्रव अवस्था में लाया जा सकता है। तो केवल और केवल ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, महर्षि कणाद ने परमाणु की जानकारी कब दी थी। तो 500 ईसा पूर्व इन्होंने जानकारी दी थी, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न, ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है। देखिए ओजोन जो होती है उसका आपका सूत्र क्या रहेगा, O3। O3 यानी ऑक्सीजन के कितने परमाणु यहाँ पे, 3। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पे ठोस नहीं होता है। नमक, फिटकरी, ऑक्सीजन या नौसादर। तो ऑक्सीजन जो है वो कमरे के ताप पे ठोस नहीं होता, बाकी नमक, फिटकरी और नौसादर आपके ठोस अवस्था में होते हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिश्रण है? पानी, पीतल, लोहा और नमक। देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है ये कक्षा 9 की पुस्तक में आगे दिया गया, कक्षा 9 की पुस्तक में, और चैप्टर नंबर 2 है, शायद चैप्टर नंबर 2 के अंत में दिया गया प्रश्न है। और यहाँ पे आपका आंसर रहेगा पीतल, क्योंकि पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु है तो इसको मिश्रण बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो पानी हो गया, ठीक है, और लोहा और नमक, ये आपके मिश्रण नहीं रहेंगे। ठीक है, पानी तथा नमक जो है, देखिए पानी और नमक, पानी और नमक की बात करें तो ये तो आपकी यौगिक है। ठीक है, क्या है? यौगिक है, यानी एक से अधिक तत्वों से मिलकर बने हैं। लोहा आपका क्या है? लोहा आपका एक तत्व है। लोहा क्या है? एक तत्व है। अपने को मिश्रण पूछा है, यानी कि दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर जो बनता है वो मिश्रण होता है, तो वो आपका पीतल होगा। ऑप्शन नंबर ब आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कैथोड किरणों के लिए सही नहीं है, यह सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अगला, कैथोड किरणें जब किसी गैस से गुजरती हैं तो उसे आयनित कर देती हैं, ये बात भी ठीक है। तीसरा, यह ऋण आवेशित कणों से बनती हैं, ये भी सही है। तो सारे कथन सही है, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, एनोड किरणों के लिए सही नहीं है। एक, यह धन आवेशित कणों की बनी होती है। दो, यह धन किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। तीन, यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं। और चार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा साथियों, यह धनावेशित कणों की बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। और यह सीधी रेखा में गमन करती हैं, इनमें भी कोई दो राय नहीं है, दोनों बात ठीक है। तीसरा पॉइंट है, यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाए, क्योंकि सही नहीं है ये पूछा आपको, तो बाकी सारी की सारी बातें सही हैं, अपने को पूछा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमाणु के थॉमसन प्रतिरूप के लिए सही नहीं है। एक, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो देखिए थॉमसन मॉडल में तो 10⁻⁻10 ही बताया गया है, तो ये तो सही है, 10⁻10 मीटर यही बताया गया है। अगला, परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें ऋण आवेश एक इलेक्ट्रॉन, हाँ देखिए परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन बसे रहते हैं, थोड़ा सा लिखा नहीं गया सही, इलेक्ट्रॉन जो जगह जगह पाए जाते हैं इसमें, तो ये ठीक है, धनावेशित गोला हो गया। एक जगह रहते हैं जो केंद्रक में ना, तो उस हिसाब की बात है, तो ये थॉमसन के लिए सही नहीं है, वो आपको पूछा है, तो ये ठीक है। अगला तीसरा अपना पॉइंट है कि थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन को प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। तो ये बात भी सही है कि थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप से अपन रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन जो है वो उसको कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या ये नहीं कर पाया, इस वजह से इसको खारिज भी कर दिया गया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर जो अब आपका रहेगा। ठीक है, और धनावेशित गोला ही बताया था एक, ये भी ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, पहला भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, तो सही नहीं बताया आपको, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप के लिए सही नहीं है। एक, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। दो, जिन वर्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनको कक्ष अथवा कोष कहा जाता है। दोनों बातें देखिए बिल्कुल ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप के अकॉर्डिंग ही है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन अभिकेंद्रीय बल के कारण अपने कक्ष में चक्कर लगाता रहता है, ये बात भी सही है। फिर नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है, ये जो है वो आपके थॉमसन प्रतिरूप में बोला गया है कि 10⁻⁻10 मीटर होती है, लेकिन इसमें जो बोला गया है वो बोला गया है कि 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, तो रदरफोर्ड जो परमाणु प्रतिरूप है उसमें जो त्रिज्या है नाभिक की वो आपकी बताई गई है, नाभिक की जो त्रिज्या वो 10⁻⁻15 मीटर बताई गई है, जबकि थॉमसन में परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर बताई गई, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि बोर के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल के संबंध में सही नहीं है, यह क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। दो, जिन वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनको KLMNO से प्रदर्शित किया जाता है।
तीसरा ऑप्शन, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। और 4 इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जो सही कथन नहीं है वो बताना है। तो देखिए पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा कथन सही नहीं है। उसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और यहाँ पे लिख रखा अवशोषण करता है। तो निम्न से जब उच्च में जाएगा तब अवशोषण करेगा, लेकिन उच्च से अगर निम्न में आ रहा है तो उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा? उत्सर्जन साथियों करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर होता है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इस प्रकार से लिखा जाता है, ऊपर आता है ये बिंदु, ठीक है। किसके बराबर होता है? तो 10 की घात -8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 24, 25, 26 से 27। तो एल्यूमिनियम की जो द्रव्यमान संख्या है वो आपकी कितनी होती है साथियों? 27 होती है एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या। और परमाणु क्रमांक अगर पूछ ले आपको, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? परमाणु क्रमांक होता है 13। याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 2n² होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नील्स बोर के अनुसार कक्षा ओ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए साथियों, 2n² के रूप में भरा जाता है, और n का मान यहाँ पे क्या होता है आपका? n का मान जो है वो किसके बराबर होता है? कक्ष की संख्या। n क्या होता है? कक्ष की संख्या। n होता है आपकी कक्ष की संख्या। और कक्षाएं कौन कौन सी बता रखी हैं? K, L, M, N और O, ठीक है। अब यहाँ पे अपन जानते हैं ये पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा। तो अपने को पांचवी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बारे में पूछा है, तो कितने आएंगे? 2n² आ जाएंगे। 2n², n का मान क्या है? कक्षा की या कक्ष की संख्या है। तो ये अपना कितना, n का मान यहाँ पे कितना? 5। तो 2 गुणा 5 गुणा 5 पचम 25 और ये 50। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, 50। अगर पूछता के की, तो 2 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि 2 आ जाएंगे, ठीक है। एल की पूछता तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 आ जाएंगे। एम की पूछता तो 2 गुणा 3 गुणा 3 3 3 9 9 दूनी 18 आ जाएंगे। एन की पूछता तो 2 गुणा 4 यानी 4 चौक 16 और दूनी 32 32 आ जाएंगे। तो 2 8 18 32 50 इस प्रकार से संख्याएं जो वो आगे बढ़ती रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? और दे रखा है आर्गन का पूरा। इसका मतलब देखिए ये इस प्रकार से दर्शाया होता है, मतलब ये है कि आर्गन का पूरा और उसमें आगे 3d6, ठीक है। फिर आर्गन का 3d5 4s1 और 2886। ये अपन ने इस प्रकार से जो किया उसी प्रकार से इसमें संख्याएं इलेक्ट्रॉन आपके भरे गए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 8 6। और ऑप्शन ए है 1 तथा 3 दोनों सही, बी है 2 तथा 3 सही, ऑप्शन सी है 1 2 3 सही, और ऑप्शन डी है केवल और केवल 1 सही। तो यहाँ पे आपका देखिए आंसर जो रहेगा इसमें वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी 2 और 3 दोनों सही है, क्योंकि अपन जानते हैं जो क्रोमियम आपका होता है, ठीक है। क्रोमियम में आपके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक प्रकार से रहेगा वो कितना रहेगा? देखिए आर्गन का अपन जानते कितना होता है? 18 होता है। क्रोमियम का कितना होता है? 24 होगा, है ना। तो 24 के लिए भरेंगे अपन। अब देखिएगा साथियों 18 होता है, तो 18 तो ये हो गए। 18 और 5 आपके कितने हो जाएंगे? 18 और 5 23, 23 और 1 ये आपका 24 हो गया। और यहाँ पे 8 और 2 10, 10 और 18, 18 और 6 24। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन 2 और 3 दोनों ठीक है, ठीक है। तो दोनों अगर सही हैं इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, ऐसे समूह का चयन करो जिनके समस्थानिक समान संख्या में हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन, क्लोरीन तथा कार्बन, और ऑप्शन 4 है 1 व 3 दोनों। तो ऑप्शन 4 ही सही होगा, 1 और 3 दोनों सही हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें अपन हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन 1 2 3 H1 H2 H3 है ना हाइड्रोजन। और इसके अलावा हाइड्रोजन के 3 हो गए, ऑक्सीजन के अपने 3 हो जाएंगे, 16 ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 17 ऑक्सीजन 18। और अगर बात करें अपन क्लोरीन की, तो क्लोरीन और कार्बन के इनके भी कितने कितने होंगे आपके? इनके 2 होंगे, ठीक। इनके 2 समस्थानिक होते हैं। जैसे क्लोरीन आपका 35 होता है और क्लोरीन 37 भी होता है।
कार्बन आपका 16 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। तो ये आपके दो समस्थानिक होंगे, क्लोरीन तथा कार्बन के, और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर यहाँ पे होगा, 1 और 3 दोनों। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, समस्थानिकों के लिए सही कथन कौन सा है? आयोडीन 131 घेंगा रोग व कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में काम में आते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला आपका है, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए समस्थानिक काम में आते हैं। ये भी सही है। अगला है, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। बिल्कुल सही कथन है। यानी कि परमाणु क्रमांक जिनका समान रहेगा, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो आपके समस्थानिक कहलाते हैं। और जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, तो वहां पे समभारिक होंगे। ठीक है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका आंसर होगा, क्योंकि सही कथन के बारे में पूछा तो सारे के सारे कथन जो है वो सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22 आपका, समभारिक के संबंध में सही है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, समभारिक कहलाते हैं। अभी अभी डेफिनेशन बताई, बिल्कुल सही है। दूसरा, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या क्या समान तथा द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। तो ये वाली डेफिनेशन एक प्रकार से हो गई, तो ये भी सही है। फिर तीसरा, कैल्शियम तथा आर्गन समभारिक है। तो कैल्शियम और आर्गन समभारिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए कैल्शियम तथा आर्गन की जो द्रव्यमान संख्या है दोनों की वो सेम है। द्रव्यमान संख्या कितनी है दोनों की? द्रव्यमान संख्या आपकी होगी इनकी 40। ठीक है, द्रव्यमान संख्या 40 है, और परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक आर्गन का अपने को पता कितना 18 है, और कैल्शियम का कितना है? कैल्शियम का आपका 20 है। ठीक है, कैल्शियम का कितना है? 20 है। ठीक है साथियों, तो परमाणु क्रमांक आर्गन का 18, कैल्शियम का 20 अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों की 40-40 है, जो कि समान है, तो ये समभारिक हो गई। ठीक है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, रदरफोर्ड के प्रयोग में किन विकिरणों का प्रयोग किया गया था? तो अल्फा किरणों का प्रयोग किया गया था। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण दिया था डोब्राइन ने, मोजले ने, न्यूलैंड ने, या मेंडलिफ ने? तो मेंडलिफ आएगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। ये भी आपकी जो वो बोर्ड की कक्षा का लास्ट में दिया गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी पदार्थ के किस गुण पर आधारित होती है? परमाणु संरचना, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, या संयोजकता? तो देखिए, आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर होगा। तो देखिएगा मित्रों, ये आपके आज के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार संपन्न हुए। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न इसी टॉपिक पर आधारित और अपन करेंगे, और ये प्रश्न जो बोर्ड की बुक से भी हैं प्लस अदर बाहर से भी प्रश्न उठाए गए हैं। तो निश्चित ही एक बहुत ही अच्छा एक प्रकार से ये सीरीज आप लोगों को फायदा करेगी। निश्चित तौर पे नुकसान नहीं होगा, बहुत ही अच्छा फायदा होगा। बायोलॉजी आपकी पूरी हो चुकी है, फिजिक्स पूरी हो चुकी है। पीडीएफ आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो स्टोर का लिंक भी है, और आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी इन दोनों की पीडीएफ आप ले सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री की पीडीएफ की बात ऐसी है, केमिस्ट्री के जैसे ही सारे टॉपिक वाइज प्रश्न अपने कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी। जो लोग पीडीएफ का खर्चा नहीं करना चाहते वो अपना लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो अभी आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यही था सारा कुछ, और मिलेंगे अपन अगले वीडियो में और 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। साथ ही चैनल के ऊपर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।